ये आपका आज का दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इसे जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। तो आप देखेंगे अभी हाल ही में दांव पर न्यायपालिका की साख। दिल्ली की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास में आग लगने के दौरान मिले अधजले नोटों ने एक बार फिर न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है और इस मामले से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रश्न फिर से सतह पर आ गया। वह व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके पहले भी कई बार उच्चतम न्यायपालिका के न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन विडंबना यह है कि किसी भी मामले की नीच ढंग से जांच नहीं हो सकी और न ही आरोपित न्यायाधीश को महाभियोग के जरिए हटाया जा सका। आम जनता उच्चतम न्यायपालिका के न्यायाधीशों को इस निगाह से देखती है कि वे संविधान और साथ ही सामान्य जन के अधिकारों के रखवाले हैं और जब जब न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तब तब आम जनता का न्यायपालिका पर से भरोसा आप देखते हैं कि क्या होता है, डिगता है। और समय के साथ यह धारणा आम होती जा रही है कि न्यायपालिका अपना काम सही तरह नहीं कर रही है। अदालतों ने जिन लोगों का वास्ता पड़ता है उनमें तो यह धारणा कहीं अधिक प्रबल है क्योंकि उन्हें समय पर न्याय नहीं मिलता है। और देखिए, एक बात आप लोग याद रखिए, हमारी सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आप लोग सोचिए, अगर न्यायपालिका पर से, अदालतों पर से और हमारे चुनाव आयोग पर से लोगों को भरोसा हट जाए, भरोसा ना रहे, तब क्या हालत होगी? कोई मतलब ही नहीं रहेगा लोकतंत्र का। और अभी भी आप देखते हैं कि अदालतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह के फैसला आजकल वो दे रही हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है ना, वो लड़की की रेप पर को लेकर जो टिप्पणी की थी, बेहुदा टिप्पणी न्यायाधीश साहब ने, और फिर आपने देखा होगा वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दिया। और एक न्याय व्यवस्था लंबी चलती है, देरी में न्याय मिलता है, और एक दूसरी बात बड़ा खर्चीला है, ये भी बातें होती रहती हैं। निचली अदालतों की दयनीय दशा से आम लोग कहीं अधिक अवगत हैं, जहां तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहता है और लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है। न्यायालयों एक उच्चतम न्यायालय के हालात भी उन लोगों से छिपे नहीं जिनके मामले वहां चल रहे हैं। चूंकि जनता का एक छोटा प्रतिशत ही न्याय पाने के लिए उच्चतर न्यायपालिका के दरवाजे पहुंचता है, लिहाजा शेष जनता यह मानकर चलती है कि नेताओं नौकरशाहों के मुकाबले उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों से उसकी समस्याओं का समाधान करने में अधिक तत्पर है। पर अब ऐसा कहना कठिन होता जा रहा है। जस्टिस वर्मा के मामले के बाद ऐसा कहना और कठिन होगा। और आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस वर्मा के मामले की जांच के लिए 3 न्यायाधीशों की एक समिति गठित कर दी। वह यह पता लगा रही है कि जस्टिस वर्मा के घर मिले अधजले नोट किसके थे और कहां से आए थे। इसकी जांच इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि अधजले नोट किसके हैं और कहां से आए। वे खुद को फंसाए जाने की साजिश की ओर संकेत करते हुए यह भी कह रहे हैं कि उनके आवास के जिस आउट हाउस में आग लगी वहां उनका और उनके परिवार के सदस्यों का आना जाना नहीं था। उनका यह भी कहना है कि आउट हाउस में आग लगने के दौरान नोट जले, इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। पता नहीं सच क्या है, लेकिन इस मामले की जांच रपट शीघ्र सामने आनी चाहिए, अन्यथा पहले के मामले की तरह यह भी लोगों की स्मृति से ओझल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा की आवास इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया है और फिलहाल उनके मामले में एफआईआर दर्ज करने की जरूरत से इनकार कर दिया है। कॉलेजियम की ओर से जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने के फैसले को लेकर कई सवाल उठे हैं। नैतिकता का तजागा यह कहता है कि मामले की जांच होने तक जस्टिस वर्मा को छुट्टी पर भेजा जाता है, इसके बजाय उन्हें वापस उनकी पैतृक हाईकोर्ट भेजा गया। हालांकि उन्हें कोई न्यायिक काम नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कॉलेजियम के फैसले से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समेत अन्य उच्च न्यायालयों के बार एसोसिएशन सहमत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा की शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा भी कर दी। वैसे कई बार न्यायाधीश एवं वकील मिलकर भी ऐसा काम करते हैं जिससे तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम होता है अथवा न्याय नहीं मिलता है। जस्टिस वर्मा के आवास में अधजले नोट मिलने के मामले में इस पर आश्चर्य होता है कि आखिर पुलिस ने इस प्रकरण की जांच तत्काल क्यों नहीं की और साथ ही सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां क्यों नहीं सक्रिय हुई। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
क्या कारण रहा कि नोट जलने की घटना की भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई? यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि ऐसे ही आधे जले नोट किसी कारोबारी नौकरशाह अथवा अन्य किसी के यहाँ मिलते तो क्या वैसा ही होता जैसा कि जस्टिस वर्मा को लेकर हुआ है? क्या तब भी पुलिस और न्यायपालिका इसी तरह व्यवहार करती है? न्यायपालिका की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सभी यह स्वीकार करते हैं कि लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है, पर ऐसी व्यवस्था नहीं की जा पा रही है कि जिससे न्याय मिलना सुगम हो सके। इसका एक कारण यह है कि सरकार यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच इस पर सामंजस्य नहीं बन पा रहा है कि लोगों को समय पर न्याय मिलना कैसे सुनिश्चित किया जाए। यदि सरकार कुछ करती है तो उसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल मान लिया जाता और न्याय में देरी का ठीकरा भी उस पर फोड़ दिया जाता। एक विडंबना यह भी कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति वाली कॉलेजियम व्यवस्था में खामियों को तो मानता है, पर उसे बदलने के लिए तैयार नहीं है और उसने कॉलेजियम व्यवस्था की जगह लाई गई वैकल्पिक व्यवस्था को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था। और न्याय में देरी के लिए कार्यपालिका न्यायपालिका की ओर से एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उल्टे आम जनता को नुकसान हो रहा है। और आज जब यह कहा जा रहा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तब इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि विकसित राष्ट्र बनने में एक बड़ा रोड़ा न्याय में देरी है। न्याय में देरी के जो तमाम कारण हैं उनमें एक न्यायपालिका का भ्रष्टाचार भी है। बेहतर होगा कि न्यायपालिका अपने तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करे, उसे लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श करे, अन्यथा ना तो उसकी साख बढ़ने वाली है और ना ही लोगों को समय पर न्याय मिलने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। ये आर्टिकल संजय गुप्त के द्वारा लिखा गया है। आप लोग बताइए। प्रीलिम्स आप देंगे, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देंगे तो आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आपकी राय क्या है? एक देश एक बुद्धि की जरूरत। पहले ज्योतिषी हाथ देख हाल बताते थे, अब इंटरनेट पर एक प्रश्न उछाल देने से जिज्ञासा शांत हो रही है। ये हास्य बैंक कसा जा रहा है, देखना हो तो देख सकते हैं। भारत का रक्षा निर्यात देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों को देख लेना चाहिए मुझे लगता है। ये आप देखते हैं कि ये रक्षा मंत्रालय के आंकड़े हैं और आप देखते हैं कि करोड़ में है आंकड़े। ये वर्ष है, वर्ष 2000 में आप देख 2017 में कितना था? 1522 करोड़। और ये आप देखिए 2018 में 4682 करोड़। और आप देखिए 2019 में 10,746 और 2020 में 9,116 और आप देखिए 2021 में 8,435, 2022 में 12,815, 2023 में 15,918, ये 2024 में आप देखिए 21,083 और 2025 में आप देखते हैं कि 23,000 ये अनुमानित है। ठीक है, तो निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। ये ऊर्जा आप देखते हैं शक्ति। मानव जीवन दो प्रकार से संचालित होता है। प्रथम तो 5 तत्वों से निर्मित भौतिक जीवन, जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा चौपाई में किया है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य, ये आप देखते हैं कि क्या मनुष्य जीवन के लिए इन 5 तत्वों की निहायत जरूरत होती है। मनुष्य पृथ्वी से आहार की वस्तुएं ग्रहण करता है, इसके बाद जल पावक से ऊर्जा, गगन से शब्द तथा शरीर से प्राणवायु लेता है, तब उसका जीवन संचालित होता है। वास्तव में देखा जाए तो इन 5 तत्वों का ऋण हर मनुष्य के ऊपर है और अतः इसकी समृद्धि के लिए हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन 5 तत्वों का उपभोग के साथ संरक्षण भी करे। मनुष्य चेतना शक्ति के रूप में भी जीवन जीता है। मन होने के कारण ही मानव को मनुष्य की उपाधि मिलती है, जो अन्य जीवों को नहीं मिलती है। जो मन को सशक्त नहीं बनाते वे चाणक्य नीति के अनुसार संसार में बोझ बनकर रहते हैं और मनुष्य रूप में भी पशुओं की तरह जीते हैं। इसलिए मन को मानुष बनाने के लिए ऋषि मुनियों ने अनेक उपाय बताए, जिनमें पूजा पाठ, योग, व्यायाम, व्रत, उपवास तथा तीर्थाटन आदि शामिल है। व्रत उपवास के लिए चैत्र नवरात्र की अवधि उपयुक्त है। सामान्य रूप से ऋतु परिवर्तन के समय चैत्र नवरात्र में व्रत उपवास के जरिए ब्रह्मांड में व्याप्त शक्तियों को संचित करने का विधान किया गया है और इस दौरान चेतना शक्ति, बुद्धि, निद्रा, शांति, कांति, लक्ष्मी, स्मृति तथा मातृ शक्ति आदि अनेकानेक शक्तियों की कृपा की कामना की जाती है और इन्हें प्राप्त कर मनुष्य आत्मा एवं मन की शक्ति से परिपूर्ण होता है। यदि कमजोर होता है तो भौतिक शक्तियां व्यर्थ लगती है। अतः नवरात्र पर पूरे विधि विधान से प्रकृति रूपी दुर्गा से शक्ति अर्जित करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा इससे भी। ये पाकिस्तानी मानसिकता। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान आधारित
आधारित आतंकी संगठन। जैसे कि 2 आतंकियों के मारे जाने से फिर यह सिद्ध हुआ कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि ये दोनों आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। सुरक्षा बलों ने गत दिवस से इनके बचे हुए साथियों को जम्मू संभाग के ही एक अन्य इलाके में घेरा। देर सवेरे ये भी मारे जाएंगे, लेकिन यह आवश्यक है कि उनका सफाया करते समय सुरक्षा बल सतर्क बरतें ताकि किसी तरह की क्षति ना उठानी पड़े। यह अच्छा नहीं हुआ कि कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ करते समय जम्मू पुलिस के 4 जवानों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। कठुआ के जंगलों में पाकिस्तान से आए आतंकियों की तलाश यही बताती है कि सीमा पार से घुसपैठ करने में समर्थ बने हुए। यह घुसपैठ पाकिस्तान के सहयोग और समर्थन के बिना संभव नहीं है। भारत को इसे असंभव बनाने के लिए नए सिरे से कुछ जतन करने होंगे, इसलिए और भी अधिक, क्योंकि पिछले कुछ समय से यह साफ दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और इसका आप देखते हैं कि प्रमाण इससे मिलता है कि वहां के अलगाववादी गुट मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। हाल ही में 4 अलगाववादी गुटों ने जिस तरह मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया, उससे यही रेखांकित होता है कि जम्मू कश्मीर में यह धारणा प्रबल हो रही है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एवं अलगाववाद निरर्थक है। कठिनाई यह भी है कि पाकिस्तान यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि वह एक हारी हुई और निरर्थक लड़ाई लड़ रहा है। और आप देखिए, पाकिस्तान का अंध भारत विरोध लाइलाज हो गया है। इसलिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के दमन और उत्पीड़न का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहना पड़ा कि हम इस पड़ोसी देश की कट्टर मानसिकता को नहीं बदल सकते। और यह सही भी है, क्योंकि आतंकी संगठनों को पालने पोसने की अपनी नीति के चलते वह आर्थिक रूप से बदहाल है और फिर भी जम्मू कश्मीर को अस्थिर अशांत करने की अपनी सनक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन स्थितियों में भारत को उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ नया और अलग करना होगा। एक तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना होगा और दूसरा यह सीधा संदेश देना होगा कि उसे जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। और जब तक पाकिस्तान यह कीमत नहीं चुकाता, तब तक आप देखते हैं कि वह भारत के लिए खतरा बने आतंकियों को प्रेशर देता रहेगा और जम्मू कश्मीर में उनकी घुसपैठ भी कराता रहेगा। बेहतर हो कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना करते हुए ऐसी किसी रणनीति पर अमल भी करे जिससे उसे यह आभास हो कि यदि वह अपनी हरकतें नहीं छोड़ता तो वह चैन से नहीं रह पाएगा। ये हमारा पड़ोसी है लद्दाख। देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ये उदासीनता का भाव। ये लखनऊ मोहन रोड स्थित मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्वास केंद्र में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए बच्चों में 4 की मौत अत्यंत ही गंभीर घटना है। और इससे भी गंभीर बात यह है कि अभी तय नहीं किया जा सका कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है। यह घटना उत्तर प्रदेश के पुनर्वास केंद्रों में बच्चों की देखभाल के प्रति बरती जा रही उदासीनता का उदाहरण है। 1 सप्ताह पहले जब यहाँ पहली बार बच्चों की तबीयत बिगड़ी, तभी यदि सावधानी बरती गई होती तो अन्य को बीमार होने से बचाया जा सकता था। लेकिन संस्था के पदाधिकारियों ने पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की। और आप देखते हैं कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। उनके प्रति उदासीनता का रवैया अपनाना जाना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसे बच्चे अपनी परेशानियों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनसे संवेदनशीलता, धैर्य और समझदारीपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि उनके आसपास का वातावरण कैसा है, कहीं गंदगी तो नहीं फैली है। अब जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अस्पताल जाकर बच्चों का हाल लिया, तो लापरवाही के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूर होगी। साथ ही सभी पुनर्वास केंद्रों में व्यवस्था की जांच कराई जानी चाहिए। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ नंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। प्रकृति की दर्द निवारक भूमिका। आराम और राहत के लिए लोग सदियों से प्रकृति की ओर रुख करते आए हैं। जंगलों में टहलना, समुद्र के किनारे से टकराने वाली लहरों की आवाज सुनना या फिर हरे भरे खेतों को देखना भी मन को बड़ा सुकून देता। लेकिन क्या प्रकृति वास्तव में शारीरिक दर्द को कम कर सकती है? बेना विश्वविद्यालय और एक्सेटर विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा हो सकता है। मस्तिष्क की इमेजिंग की उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि प्रकृति को देखने से मस्तिष्क दर्द को कम करने के तरीकों में कैसे बदलाव करता है। दर्द सिर्फ एक शारीरिक अनुभूति नहीं है। दर्द की व्याख्या करने और उस पर प्रतिक्रिया करने में मस्तिष्क
मस्तिष्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेचर कम्युनिकेशंस में विकसित अध्ययन से पता चलता है कि प्रकृति को निहारने से तंत्रिका गतिविधि पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे दर्द कम होता है। शोधकर्ताओं ने 49 प्रतिभागियों की मस्तिष्क गतिविधियों की निगरानी के लिए एक एफएमआरआई स्कैनर का उपयोग किया। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग वीडियो देखते समय हल्के बिजली के झटके लगे। कुछ प्रतिभागियों ने प्राकृतिक परिदृश्य देखे, जबकि अन्य ने शहरी या फिर इंडोर दृश्य देखे। प्रकृति को देखने वालों ने न केवल कम दर्द महसूस करने की सूचना दी, बल्कि उनके मस्तिष्क के स्कैन ने दर्द की अनुभूति से जुड़े क्षेत्र में कम गतिविधि दिखाई। और प्रकृति ने मस्तिष्क में दर्द संकेतों को प्राप्त करने की और व्याख्या करने के लिए तरीकों को प्रभावित किया। प्राकृतिक दृश्य को देखने से दर्द की तीव्रता कम हो गई, और जिसका अर्थ है कि मस्तिष्क ने दर्द को कम गंभीर माना। अध्ययन के प्रमुख लेखक मैक्स स्टीनिंगर का कहना है कि कई अध्ययनों से पता चला कि प्रकृति के संपर्क में आने पर लोगों ने कम दर्द महसूस किया। फिर भी अभी तक इस प्रभाव के अंतर्निहित कारण अस्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि हमने पहली बार मस्तिष्क स्कैन से प्रकृति के प्रभाव के सबूत जुटाए हैं। स्टीनिंगर के अनुसार ये निष्कर्ष बताते हैं कि प्रकृति का दर्द निवारक प्रभाव वास्तविक है। इसका प्रभाव दर्द निवारक दवाओं के प्रभाव से लगभग आधा था। और उन्होंने कहा है कि दर्द में रहने वाले लोगों को निश्चित रूप से कोई भी दवा लेनी चाहिए तो जो उन्हें दी गई है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि भविष्य में दर्द से राहत के वैकल्पिक तरीके जैसे कि प्रकृति का अनुभव करना दर्द प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। दर्द प्रबंधन पारंपरिक रूप से दवाओं पर निर्भर रहा है। शोधकर्ता लोगों को दर्द से निपटने में मदद करने के लिए अब वैकल्पिक तरीकों की खोज कर रहे हैं, और यह अध्ययन आप देखेंगे ऐसी प्रकृति आधारित उपचारों का रास्ता खोलेगा जिनके लिए दवाओं या शल्य प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी आप लोग बताइए क्या सोचते हैं, कुछ तो बोला करिएगा आप लोग। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है टेलीग्राम पर, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये राणा सांगा और बाबर, इतिहास में दौड़ते कल्पना के घोड़े। स्वाधीनता के पश्चात मार्क्सवादी इतिहासकारों ने देश के इतिहास से संबंधित तमाम तथ्यों को छिपाया और गढ़ा, जिससे भारतीय इतिहास विकृत हो गया। आज देश के नायकों पर संसद में अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है, तो उसके लिए इस तरह के इतिहासकार जिम्मेदार हैं। भारत के मध्यकालीन इतिहास की लेकर आज देश में जिस प्रकार भ्रम का वातावरण है, इसके लिए भी ऐसे इतिहासकार जिम्मेदार हैं। आज जरूरत है इस बात की कि इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाए। और ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, क्या उस समय की घटना रही। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। आज क्या है कि आप देखते हैं कि संडे है तो काम के आर्टिकल कम ही रहते हैं। हिंदू नववर्ष की प्राचीन परंपरा, इसे भी आप लोग देख लीजिए, एक काम का है। बाकी तो आप देखिए किताबें रहती हैं तो इन्हें खरीदना हो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और मैंने कहा ना आज संडे है तो आज एंजॉय किया करिएगा, और काम का जो आर्टिकल रहता है उन्हें मैं बता ही देता हूँ। बाकी आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। नव संवत्सर हिंदू नव वर्ष का आरंभ है। पुरातन ग्रंथों वेदों में भी इसका वर्णन है। नव संवत्सर की प्रामाणिकता इसी से सिद्ध होती है कि 1952 में भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद द्वारा एक पंचांग सुधार समिति की स्थापना की गई, जिसने 1955 में रिपोर्ट सौंपकर शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी स्वीकारने की सिफारिश की थी। इसके बाद ही सरकार के अनुरोध पर ग्रेगोरियन कैलेंडर की सरकारी कामकाज हेतु उपयुक्त मानते हुए 22 मार्च 1957 को शक संवत आधारित पंचांग को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया था। और संवत्सर वास्तव में काल गणना की एक पद्धति है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता काफी पुराने है और विकसित रही है, इसलिए यहाँ समय समय स्वीकारता की दृष्टि से गणना पद्धति में परिवर्तन भी हुए हैं। वैसे तो नव संवत्सर से जुड़ी कई बातें बेहद महत्वपूर्ण है। यह भारतीय नववर्ष के प्रारंभ का दिन है। विक्रम संवत में भी इसी महीने शुरुआत होती है, और यह आप देखते हैं यह भी एक सहयोग ही है कि जहां हिंदू मान्यता के अनुसार यह नववर्ष होता है, वहीं कामकाज के लिहाज से मार्च में पड़ने वाले संवत्सर मार्ग में ही दुनिया भर में पुरानी कार्यों को समेटकर नए कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। एक अद्भुत सहयोग यह भी है कि 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, और इस तारीख को रात और दिन बराबर होते हैं, और 12 माह का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने की परंपरा भी विक्रम संवत से ही शुरू होती है, और जिसमें महीने का हिसाब सूर्य चंद्रमा की गति के आधार पर किया जाता है। और आप देखेंगे कि संवत्सर वास्तव में समय को कालखंड में विभाजित करने की वह पद्धति है जिसमें 12 माह की कालचक्र का लेखा जोखा होता है। इसे सर्वप्रथम भारत में अपनाया गया, जिसमें ऋतुओं के परिवर्तन का लेखा जोखा गणनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है, जो सूर्य पृथ्वी के अंतर संबंधों से घटित होता है।
ये शक संवत को भले ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया हो, लेकिन भारतीय पंचांग का आधार विक्रम संवत है और इसका संबंध राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से। दोनों भारतीय कैलेंडर हैं जो समय गणना की हिंदू पंचांग की प्राचीन पद्धति है। संघ संवत का प्रारंभ कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में, अब देखते हैं ईसा पूर्व में किया था, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में किया थे। और जहां शक संवत की पहली तिथि चैत मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होती है, वहीं विक्रम संवत पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होती है। दोनों संवतों के महीनों के नाम एक ही हैं, अंतर मात्र तिथियों की शुरुआत है। विक्रम संवत का संबंध किसी धर्म विशेष से न होकर खगोल सिद्धांतों, ग्रह, नक्षत्रों से है, जो वैज्ञानिक आधार और वैश्विक स्वीकारता के संभावित कारण तो है ही, साथ ही भारत की गौरवशाली परंपरा भी है। जहां तक विक्रम संवत की बात है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से सबसे लोकप्रिय है और प्राचीन संवत माना जाता है। और किसी नवीन संवत को चलाने की शास्त्रीय विधि यह है कि संवत चलाने के दिन से पहले उस राज्य की जितनी भी प्रजा हो वह ऋणी ना हो। ऋणी होने पर महाराजा द्वारा उससे इसे चुराया जाएगा। हालांकि भारत से बाहर इस नियम का कहीं पालन होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन जहां महापुरुषों के संबद्ध उनके अनुयायियों ने सिद्धावश ही चलाए और जिसने सम्मान विक्रम संवत ही है, क्योंकि महाराजा विक्रमादित्य वह महाराजा थे जो प्रजा के ऋण को भी चुकाने के लिए जाने जाते थे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।